बीएससी पार्ट सेकंड में क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा। क्रोमेटोग्राफी मेन आपके सिलेबस में है पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि जिसमें एक फिल्टर पेपर के ऊपर स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था को चलाया जाता है, अरेंज किया जाता है। फिर अपन ने मेन उसमें पढ़ा था आरएफ वैल्यू। पिछली क्लास में आरएफ वैल्यू होती है कि किसी भी फिल्टर पेपर के ऊपर उसके बेस से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से लाइन खींच दी जाती है और जिस मिश्रण के कंपोनेंट को पृथक करना है उसकी केश नली की सहायता से उसके बीचों बीच एक पॉइंट लगाया जाता है। अब फिल्टर पेपर को किसी विलायक में से भरे हुए बीकर में अरेंज कर दिया जाता है, तो जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो ओट्स एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक के ऊपर गतिशील होते हैं। तो विलायक के द्वारा तय की गई दूरी अपन ज्ञात कर लेते हैं और कंपोनेंट जो उस मिश्रण के अंदर है उसे अपन ने मान लिया ए और बी, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। और आरएफ वैल्यू होती है किसी विलय के द्वारा तय की गई दूरी अपॉन विलायक के द्वारा तय की गई दूरी का रेशो होता है। आरएफ वैल्यू अलग अलग कंपोनेंट के लिए उसका मान अलग अलग आता है। इस आधार पर उसकी अधिशोषण की दर क्या होगी उसके बारे में अपन पता कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में मिश्रण की प्रकृति के आधार पर रंग उत्पादक अभिक्रमक का उपयोग किया जाता है। जब कंपोनेंट अलग होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो कई बार ये होता है कि जो मिश्रण में कंपोनेंट है वो कलरफुल न होने के कारण से अपन उन्हें पहचान नहीं सकते कि वो कंपोनेंट कौन सा है। तो इसके लिए एक रंग उत्पादक अभिक्रमक का उपयोग किया जाता है। ये मिश्रण की प्रकृति के पर डिपेंड करता है कि कौन सा रंग उत्पादक अभिक्रमक लिया जाना चाहिए। रंग उत्पादक अभिक्रमक मिश्रण के अंदर डालने पर वह कंपाउंड कलरफुल हो जाता है और कलरफुल होने के कारण से उस क्रोमेटोग्राम की आराम से आसानी से पहचान की जा सकती है। तो एमिनो अम्ल मिश्रण के अंदर उपस्थित है, इसके लिए निनहाइड्रीन, देखिए इसकी स्ट्रक्चर नीचे बना रखी है। निनहाइड्रीन नामक रंग उत्पादक अभिक्रमक का उपयोग किया जाता है और यह बैंगनी रंग देता है। इसी तरह से यदि सुगर है, शर्करा है, इसके लिए एनिलीन थैलेट का उपयोग किया जाता है। ये भूरे रंग का क्रोमेटोग्राम बनाता है। फिर यदि कोई धनायन की पहचान करनी है जैसे Mn+2, कोबाल्ट+2, निक्कल+2, Zn+2, तो इनकी पहचान के लिए रंग उत्पादक अभिक्रमक के रूप में डाइफिनाइल कार्बाजाइड का उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग आयन में अपना अलग अलग रंग देते हैं, लाल, हल्का पीला, पर्पल, नीला। ये अलग आयन पर निर्भर करता है कि ये किस प्रकार का क्रोमेटोग्राम बनाएगा। इसी तरह से यदि हैलाइड है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसके लिए रंग उत्पादक अभिक्रमक के रूप में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है और ये भूरे रंग का क्रोमेटोग्राम बनाता है। इस प्रकार मिश्रण में उपस्थित अलग अलग कंपोनेंट को के क्रोमेटोग्राम की पहचान करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंग उत्पादक अभिक्रमक उसमें मिला दिए जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी के बाद में अपन लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत दिया गया एपरेटस इसी प्रकार का एक चौड़े मुंह वाला ब्यूरेट लिया जाता है। यानी जैसे ब्यूरेट सबने अपन ने देख रखी है, ब्यूरेट के ही आकार का ब्यूरेट से चौड़ा पात्र लिया जाता है। अब इस पात्र के अंदर दो प्रावस्थाएं, अपन जानते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो प्रावस्थाएं, दो फेज ली जाती है, स्थिर प्रावस्था और दूसरी होती है गतिशील प्रावस्था।
तो सबसे पहले इस पात्र के अंदर स्थिर प्रावस्था का लेपन कर दिया जाता है। स्थिर प्रावस्था के रूप में ज्यादातर एल्यूमिना और सिलिका जेल, जिसे कॉलम की लंबाई के 2/3 भाग पर भरा जाता है, इसके ऊपर अवयवों का मिश्रण भरकर ऊपर से गतिशील प्रावस्था भेजी जाती है। तो स्थिर प्रावस्था के रूप में एल्यूमिना और सिलिका जेल जो है वह उसका लेपन कर दिया जाएगा। फिर स्थिर प्रावस्था के जो भी अवयव है, अधिशोषण की दर उनकी अलग अलग होती है और आरएफ का मान भी, मंदक उत्पादन या गुणांक भी अलग अलग होता है और आरएफ की तुलना करके अवयवों को पृथक किया जाता है। जो स्थिर प्रावस्था ली जाती है वह अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपन जानते हैं कि जितने भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके अधिशोषण की दर भी अधिक होती है, अलग अलग होती है। जिसकी अधिशोषण की दर अधिक होगी उसका अधिशोषण कॉलम के ऊपर पहले हो जाएगा और जिसके अधिशोषण की दर कम होती है वह स्थिर प्रावस्था पर उसका अधिशोषण बाद में होता है। और अपन जानते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अपन ने उनके आरएफ की वैल्यू का मान ज्ञात कर लिया जाता है और जितने भी कंपोनेंट है उन सब की अधिशोषण की दर और आरएफ वैल्यू अलग अलग होती है। इस आधार पर मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण किया जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर इस प्रकार जो दिया गया है वैसा एपरेटस अपन काम में लेते हैं। जो कॉलम बना हुआ है उस पर स्टेशनरी फेज स्थिर प्रावस्था लगी भी है, उसका लेपन किया हुआ है। अब क्या करते हैं, ऊपर से ड्रॉपर की सहायता से या पृथककारी कीप की सहायता से किसी सॉल्वेंट या सॉल्वेंट में उपस्थित मिक्सचर जो सॉल्वेंट में घोला हुआ है उसे मोबाइल फेज के रूप में ऊपर से इस एपरेटस में डाला जाता है। जब मोबाइल फेज को स्टेशनरी फेज पर डाला जाता है तो स्टेशनरी फेज में उपस्थित अधिशोषक जो एल्यूमिना या सिलिका जेल है वह स्टेशनरी फेज अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग जगह पर अधिशोषण करता है। जिसके अधिशोषण की दर अधिक होती है वह पहले क्रोमेटोग्राम या फिर पहले अधिशोषित हो जाता है। जैसे यहाँ अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, दो कंपोनेंट है ए प्लस बी का मिश्रण है, मोबाइल फेज से उसे ऊपर से गिराया तो ए और बी दोनों के जो क्रोमेटोग्राम है वो अलग अलग जगह पर बने। इसका मतलब ये है कि ए के अधिशोषण की दर अधिक है और बी के अधिशोषण की दर कम है, तो ए ऊपर ही अधिशोषित हो जाएगा, बी की मोबिलिटी रेट अधिक है वो नीचे आएगा और उसके अधिशोषण की दर कम होने के कारण से वो नीचे अधिशोषित होगा। इस तरह से किसी भी स्थिर प्रावस्था पर गतिशील प्रावस्था को जब चलाया जाता है तो अधिशोषण के कारण से अलग अलग स्थानों पर क्रोमेटोग्राम विकसित हो जाते हैं। इलुएंट विलायक तंत्र निक्षालक क्या होता है, जो अपन ने अधिशोषण की क्रिया कराई जिसके द्वारा अब गतिशील प्रावस्था से मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग जगह पर अधिशोषित हो गए हैं। अब इन अधिशोषित हुए जो कंपोनेंट हैं उन्हें कॉलम से अलग करने के लिए सॉल्वेंट लिया जाता है या सॉल्वेंट का मिक्सचर लिया जाता है जिसे इलुएंट कहा जाता है। ये इलुएंट है उसे ऊपर से डाला जाता है और जो कंपोनेंट होते हैं वो इस इलुएंट के अंदर घुल जाते हैं और घुलकर नीचे की ओर गति करते हैं
और जो नीचे की तरफ गति करके रिसीवर में अपन उसे अलग कर लेते हैं। इलुएंट है वो एक महत्वपूर्ण विलायक है, महत्वपूर्ण क्रिया है। तो निक्षालन या इलुएशन वह प्रक्रिया है जिसमें गतिशील प्रावस्था विलायक के द्वारा मिश्रण के अवयवों को स्थिर प्रावस्था में आगे की ओर या नीचे की ओर ले जाया जाता है। और निक्षालक वह सॉल्वेंट है जिसका उपयोग अपन कर रहे हैं निक्षालन प्रक्रिया में, उसे निक्षालक कहते हैं। और निक्षालन के पश्चात स्थिर प्रावस्था से निकलने वाला विलयन जिसमें मिश्रण के अवयव घुले हुए हैं उसे इलुएट या निक्षालन द्रव कहा जाता है। तो किसी भी इलुएंट की जो विलायक शक्ति है उसका अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका जो क्रम है वो अलग अलग ऑर्डर क्रमबद्ध किया। तो फर्स्ट देखते हैं पानी सबसे ज़्यादा, फिर मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एसीटोन, पिरिडीन, एथिल एसीटेट, डाई एथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, CCl4, साइक्लोहेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन, पेट्रोलियम ईथर, नॉर्मल पेंटेन। इस प्रकार से जो ये श्रेणी है इसे एलियोट्रॉपिक सीरीज कहा जाता है। और ये एलियोट्रॉपिक सीरीज सिलिका जेल स्थिर प्रावस्था पर आधारित है। एमिनो एसिड और सैकेराइड के लिए विलायकों के निक्षालन की क्षमता का क्रम निम्नलिखित है। इसमें एथिल एसीटेट सर्वाधिक विलायक शक्ति दर्शाता है, उससे कम डाई एथिल ईथर, प्रोपेनॉल, फिर एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल और सबसे कम जल के लिए विलायक शक्ति होती है।